नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो जहाँ तक बात है नोट्स की, तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे। मैसूर जो युद्ध था वो हम क्या किए थे, समाप्त कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद से हमने वेलेस्ली के बारे में देखा था कि वेलेस्ली ने साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे किया, और जब वेलेस्ली आए उस वक्त क्या स्थिति थी, ब्रिटिशर्स की क्या स्थिति थी, कितनी शक्ति उनकी बढ़ चुकी थी आगे, और कितना ये और आगे बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कि जो सहायक संधि थी उसके क्या क्या प्रावधान थे, यानी कि जो सहायक संधि ये लोग इस्तेमाल करके साम्राज्य विस्तार करते थे उसके प्रावधान क्या क्या थे। अगर जो हम किसी से सहायक संधि करते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर क्या क्या लागू हो जाते हैं। तो ब्रीफ में अभी वो लिखवा दिया जाएगा, आप लोग जान लेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, उसके पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया। सबसे पहले शामिल ये होते हैं जो कर्नाटक था, हैदराबाद, वहाँ पे ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे। अब यहाँ पे जब कर्नाटक में ये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, वहाँ से इनका मनोबल बढ़ता है। ये आगे जाते हैं जहाँ आपस में संघर्ष हो रहा होता है बंगाल में। ठीक है, जो सिराज होते हैं उनके संबंधियों के द्वारा अंग्रेज़ वहाँ पे जाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छा खासा लाभ भी मिलता है। ठीक है, और उस लाभ के साथ क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ जो प्लासी की लड़ाई होती है वहाँ पे इनकी जीत हासिल हो जाती है। ठीक, उसके बाद से तत्पश्चात बक्सर की भी लड़ाई निपटा देते हैं, उसमें भी इनकी अच्छी खासी जीत हासिल हो जाती है। ये क्या करते हैं, जो बंगाल के संसाधन है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो लास्ट वाला कर्नाटक युद्ध हुआ था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बातें फाइनल हो चुकी थी। द्वैत शासन हुआ था, क्लाइव के बारे में हम लोग जाने थे कि क्लाइव ने कैसे नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद से हम आ गए थे दक्षिण में। दक्षिण में कहाँ, दक्षिण में कौन कौन से प्लेयर थे, एक निज़ाम थे, ठीक है, एक तो ब्रिटिशर्स थे, और एक मैसूर था, और एक मराठे थे। ठीक, तो क्या हुआ, ये क्या किए, जो ब्रिटिशर्स थे ये तो बस इस्तेमाल कर रहे थे, किसका किसका इस्तेमाल कर रहे थे, मराठों का इस्तेमाल कर रहे थे और निज़ाम का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले क्या हुआ, ये क्या किए, स्टार्टिंग में प्रारंभ का जो समय था उसमें, और ये जो ब्रिटिशर्स थे ये मराठों और निज़ाम को काफ़ी कुछ देने का आश्वासन दिया। ठीक है, जब काफ़ी कुछ देने का आश्वासन दिया तो इन लोग को भी लगा कि हमें तो अपने से मतलब है, दूसरा जाए कहीं भी भाड़ में जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी, क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, वो तो बस एक के बाद एक को निपटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनको तो बस मौका चाहिए था कि वो पहले एक को निपटाएं फिर दूसरे को निपटाएं। वो एक साथ इतनी समझदारी के साथ चल रहे थे कि वो कभी ऐसा नहीं करना चाह रहे थे कि वो एक साथ सबको निपटाने की कोशिश करें। वहाँ पे तो वो तुरंत चले जाते। ठीक है, तो वो एक एक करके सबको निपटाने की कोशिश कर रहे थे, एकदम अच्छे से रणनीति बना के कि कौन कितना कमज़ोर है, कौन अभी तत्काल के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, किसको पहले हटाना है, किसको बाद में हटाना है। वो अपना गियर क्या करते थे, शिफ्ट करते रहते थे टाइम टू टाइम। तो प्रारंभ में क्या हुआ, निजाम और मराठे इनकी बातों में आ गए, इनका सपोर्ट करने के लिए ये रेडी हो गए। फिर हैदर अली भी कहाँ कमी थे, उन्होंने भी इनको अपने झांसे में फंसा लिया कि अगर जो हम जीतते हैं तो हम भी आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो दो युद्ध हुआ था मैसूर के साथ, उसमें कभी निज़ाम और मराठे किसकी तरफ होते, हैदर अली की तरफ, कभी होते अंग्रेज़ों की तरफ। लास्ट में अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, भाई ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, अब हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना पड़ेगा इन्हें। तो उन्होंने और अच्छा ऑफर रखा। अब ये लोग क्या किए, इस बार आ गए अंग्रेज़ों के साथ, और जैसे ही थर्ड युद्ध स्टार्ट होता है मैसूर का, वैसे ही मराठे और निज़ाम दोनों किसके साइड हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के साइड। अब थर्ड मैसूर जो युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान की पराजय हो गई, जो कि हमने देखा। अब जब टीपू सुल्तान की पराजय हो गई तो फिर अब अंग्रेज़ तो जान ही गए थे कि गियर अब हमारे हाथ में आ गया है, इवन एक्सीलेटर अब हमारे हाथ में आ गया है, जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान की तो पराजय हो गई है। अब ये कितना दूर तक और आगे जा सकते हैं, इनकी क्षमता अब उतनी बची नहीं हुई है, क्योंकि टीपू सुल्तान का आधा भूभाग क्या किए, ये लोग आपस में बांट दिए। अंग्रेज़ों ने तब इसलिए इन लोग को दे दिया, मराठों को दे दिया, कुछ निज़ाम ले लिए, कुछ ब्रिटिशर्स ले लिए, कि ठीक है इन्होंने हमारा सहयोग किया था, और अपनी बात को वो यकीन में बदलना चाह रहे थे कि मैंने जो कहा था वो मैंने किया। आगे क्या पता था कि आगे होने क्या वाला है। फोर्थ मैसूर युद्ध से पहले ही ये लोग किसको निपटा दिए, निज़ाम को। यहाँ वो लोग जा रहे हैं टीपू सुल्तान को भी निपटाने, जस्ट उसके पहले क्या किए, निज़ाम को निपटा देते हैं। निज़ाम से जितना भूभाग दिए थे वो वापस ले लेते हैं, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर
करवा लेते हैं और निज़ाम को मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जान गए थे कि टीपू सुल्तान को तो ये कर ही चुके हैं, और जब मेरी बारी आएगी तो मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने भी तो वही काम किया है, खुद के बारे में सोच के दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। तो अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि इनको भी हस्ताक्षर करना पड़ा और ये कर दिए। उसके बाद चौथा मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और जो वडियार वंश के शासक थे उनको वहाँ पे छोटा सा भूभाग दे दिया जाता है। अब बचे मराठे और पंजाब बचा। पंजाब भी एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उस वक्त था। तो पंजाब ने पहले ही इनसे अच्छा खासा संबंध स्थापित कर लिया था ब्रिटिशर्स से, कि ठीक है आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं, आप ज़्यादा मतलब मत आगे बढ़िएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या करते हैं ये लोग? पंजाब को भी छोड़ते नहीं हैं। सिंध भी क्या करते हैं? सिंध भी इनकी बात मानने के लिए तैयार था। लेकिन लास्ट में जब ये अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके युद्ध जब करते हैं और वहाँ से इनको हार का जब सामना मिलता है, तो वो जो हार का सामना रहता है तो उसको छिपाने के लिए ये क्या करते हैं, भले ही सिंध ने इनसे संधि की है, भले ही पंजाब ने इनसे संधि की है, लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों को ये निपटा देते हैं। उसके पहले आती है मराठों की बारी। सबसे पहले तो मराठों का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर से देखिए, ऊपर जैसे ही अवध हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, और ये उड़ीसा हो गया। जस्ट नीचे निज़ाम भी चले गए, ठीक है, मैसूर भी चला गया। तो पूरा का पूरा एरिया किसका हो गया? अंग्रेजों का। अब कौन बचा? अब सीधे सीधे बच रहा है मराठे। अब मराठे से आगे जाएंगे सिंध और पंजाब, ठीक है। तो सिंध और पंजाब तो पहले ही कूटनीति जानते थे अच्छा खासा, कि ज़्यादा भिड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, हम लोग संधि कर लेते हैं आपस में, ठीक है, सुलह कर लेते हैं, जो भी होगा अपना आपस में निपटा लिया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग इस चीज़ को समझते थे। लेकिन मराठे थे शक्तिशाली, भाई इनको भी निपटाना ज़रूरी ही था, क्योंकि अब मुग़लों के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मराठे ही बचे थे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे लिखते हैं जो सहायक संधि के प्रावधान थे, उसको हम लोग आगे नोट्स में लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से फिर हम मराठों के बारे में जानेंगे कि मराठों के साथ कैसे युद्ध हुआ और उसमें मराठों की स्थिति कैसी रही और कितनी बची आगे चल के, ठीक है। क्योंकि मराठों में क्या था, स्टार्टिंग में जो शिवाजी थे, तो शिवाजी एक ज़मींदार के ही बेटे थे, ठीक है। वो आगे चल के अपना साम्राज्य वो अच्छा खासा बनाते हैं। ये जो महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे जो पठारी एरिया होता है, तो वहाँ पे कुछ एरिया में ये क्या किए थे, अपना धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित किए थे। तो शिवाजी का बहुत ही नाम था, और उस टाइम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का जो नींव रखा, ठीक है, मराठा साम्राज्य का जो नींव रखा, उसको काफ़ी उत्थान उन्होंने किया था, ठीक है। उस टाइम उनके समकालीन औरंगजेब था, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था शिवाजी से। कितनी बार उसने कोशिश की शिवाजी को पकड़ने की, ठीक है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि लास्ट में उसको भाई देना ही पड़ा उपाधि कि शिवाजी तो मतलब बॉस हैं ही, ठीक है। तो औरंगजेब भी परेशान हो गया था। हालांकि जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो संभाजी आए। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुए, ये जो शासक थे, ठीक है, जो तो मराठा साम्राज्य के जो शासक थे वो क्या हुए, कमज़ोर पड़ने लगे। तो इनके 8 रत्न होते थे, उसमें एक होते थे पेशवा। पेशवा मतलब एक तरह से आप समझो कि पीएम, जो प्रधानमंत्री का पद होता है, उसके लेवल का पेशवा होते हैं। तो जब शासक, मराठा साम्राज्य के शासक जब कमज़ोर पड़े, तो कौन आया? पेशवा आए, जो कि एक पीएम, प्रधानमंत्री लेवल के होते थे मंत्री। तो उनका काल आया, उन्होंने काफ़ी विस्तार किया, अच्छा खासा विस्तार। पेशवा में मुख्य थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने काफ़ी विस्तार किया। उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव, ठीक है, माधवराव। फिर सेकेंड फेज़ में क्या होता है, जैसे जैसे पेशवा, फिर वो भी जाके आगे चल के क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो पेशवा रहते हैं, जब वो कमज़ोर होते हैं, तो ये जो सरदार होते हैं, ठीक है, वो भी वहीं के अधिकारी होते हैं, एक तरह से उन्हीं के फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। तो फिर सरदार का आना होता है। तो जो सरदार होते हैं, तो उसमें सिंधिया होते हैं, होलकर होते हैं, भोसले होते हैं, गायकवाड़ होते हैं, अलग अलग इलाके में। जैसे कि जो मराठा साम्राज्य था वो कहाँ तक फैल गया था, जैसे कि अगर जो हम गुजरात का कुछ हिस्सा ले लें, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग ले लें, महाराष्ट्र ले लें, उत्तरी कर्नाटक ले लें, यहाँ तक विस्तार था उनका। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सरदार हो गए। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो सरदार थे उनकी ही आपस में नहीं बनती थी, वो लोग आपस में ही भिड़ जाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। तो अभी हम क्या, जो सहायक संधि के प्रावधान हैं उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद से हम जाएंगे मराठा साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सहायक संधि के प्रावधान, हेडिंग डालेंगे सहायक संधि के प्रावधान। उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, सहायक संधि के क्या प्रावधान थे। पहला पॉइंट लिखेंगे, संधिकर्ता राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, संधिकर्ता राज्यों के सुरक्षा की जिम्मेवारी कंपनी पर होगी।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके प्रतिफल में संप्रभुता युक्त भूभाग कंपनी को दिया जाएगा। इसके प्रतिफल में संप्रभुता युक्त भूभाग कंपनी को दिया जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, धन भी या पैसे भी लिए जाते थे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मतलब जो संप्रभुता युक्त भूभाग होता था उसके अलावा धन भी या पैसे भी लिए जाते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संधिकर्ता राज्यों की विदेश नीति भी कंपनी के द्वारा संचालित होगी। संधिकर्ता राज्यों की विदेश नीति भी कंपनी के द्वारा संचालित होगी। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, कंपनी की अनुमति के बिना संधिकर्ता राज्य किसी यूरोपियन या अमेरिकन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, संधिकर्ता राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी और यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए, जिससे भी ये ब्रिटिशर्स सहायक संधि करते थे उसमें ये जो मैंने पॉइंट लिखा है प्रावधान के, ये इंक्लूड होते थे, उसमें शामिल होते थे। तो जिससे भी ये संधि कर रहे हैं उसको सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं, इसलिए ताकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो मेरे पे निर्भर रहेगा, तो मेरे अगेंस्ट यानी कि मेरे विरोध में वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मैंने ली है, तो उसके पास तो इतनी सैनिक क्षमता होगी नहीं कि वो हमारा विरोध कर पाए। तो इसलिए काफ़ी बड़े लेवल पे ये सारे के सारे शासक को कमज़ोर कर रहे हैं सहायक संधि के द्वारा। अब देखिए, सहायक संधि कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं और वहाँ पे अपने सैनिक को लगा रहे हैं। नंबर एक, जो सैनिक को वहाँ पे दे रहे हैं उसके बदले में वो संप्रभुता युक्त भूभाग ले रहे हैं। संप्रभुता युक्त क्या होता है, जैसे कि उस राज्य के लिए, उस साम्राज्य के लिए जो इम्पोर्टेंट जगह होगी, जो महत्वपूर्ण जगह होगी, जैसे सामरिक रूप से ज़रूरत हो, जैसे कि कोई ऐसा एरिया हो जहाँ से बहुत सारे संसाधन उनको मिल सकते हैं, टैक्स उनको अच्छा कलेक्ट मिल सकता है, उद्योग हो सकते हैं, तो वो चॉइस करने का चांस अवसर किसको मिलता था? अंग्रेज़ों को मिलता था, क्योंकि बॉस तो वही है, तो जो वो चाहेंगे वही करेंगे। और एक चीज़, वो एक रेजिडेंट अपना रखते थे ब्रिटिशर्स, जो कि इनका ये कहना था कि वो कभी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो तो सिर्फ कहने की बात थी कि वो जो रेजिडेंट हम रखेंगे किसी भी राज्य में, किसी भी शासक के पास, तो वो हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में नहीं करेगा, लेकिन वो करता था, सारी सूचना अंग्रेज़ों को देता था, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें वहाँ पे होती थी हर एक चीज़ बताता था। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा था? इससे ये फ़ायदा था कि अगर जो कोई राज्य अंग्रेज़ों से परेशान होते थे, सहायक संधि करने के बावजूद वहाँ पे जो रेजिडेंट होता था, अगर जो वहाँ के जो शासक होते थे अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, कोई अंग्रेज़ों के विरोध में रणनीति बनाते थे या कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई कार्य करते थे, तो उसकी जानकारी तुरंत कौन दे देता था? जो ब्रिटिश रेजिडेंट उस साम्राज्य में उस शासक के पास नियुक्त था, जो रहता था। ठीक है, ये एक समस्या थी। और एक चीज़, इससे इन लोग का एक और फ़ायदा हुआ, ये एक और प्रावधान इसमें रखे थे कि जो अन्य यूरोपीय राष्ट्र होंगे, जैसे कि मेन फोकस तो फ्रांस के ऊपर भी था, लेकिन वो पूरे यूरोपियन की बात की है कि अन्य यूरोपियन जो कंट्री होंगी, यूरोपीय जो देश होंगे और अमेरिका के होंगे, तो इन सब जो भी देश के लोग रहेंगे उनमें से किसी भी लोग को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखना है बिना हमारे अनुमति के। इससे एक चीज़ इन लोग का और फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा हो गया कि अंग्रेज़ के जो विरोधी थे अलग राष्ट्र में, वो यहाँ पे आके कुछ भी इनके विरोध में कर नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि प्रावधान में ऐसा था कि बाहर के किसी व्यक्ति को ये सेवा में नहीं रख सकते। अब जब नहीं रख सकते तो कोई इनके विरोध में षड्यंत्र कैसे करेगा, करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ठीक बात है। चलिए, अब आप लोग आगे हेडिंग डालेंगे अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से महत्व। आगे हेडिंग डालेंगे अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से महत्व। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से इस चीज़ का क्या महत्व था। जो सहायक संधि थी जिससे विस्तार हो रहा था, वो अंग्रेज़ों के दृष्टि से अगर जो देखा जाए, अंग्रेज़ों की तरफ से सोचा जाए, समझा जाए, तो किस प्रकार महत्वपूर्ण था, यही आगे बताने की कोशिश की जाएगी इसमें। तो हेडिंग आपने डाल लिया होगा अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से महत्व। उसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे संप्रभुता युक्त भूभाग के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे अक्सर भूभाग के चयन में सामरिक व आर्थिक स्थानों को
सामरिक व आर्थिक स्थानों को कंपनी के द्वारा महत्व, कंपनी के द्वारा महत्व। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय राजस्व पर, भारतीय राजस्व पर एक विशाल सेना का गठन, भारतीय राजस्व पर एक विशाल सेना का गठन। और इसी सेना का उपयोग, इसी सेना का उपयोग भारत में साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की सुरक्षा, कौमा साम्राज्य विस्तार, कौमा साम्राज्य की सुरक्षा तथा विद्रोहों के दमन में किया गया, विद्रोहों के दमन में किया गया। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, विदेश नीति, विदेश नीति तथा यूरोपियन राष्ट्रों से, यूरोपियन राष्ट्रों से संबंधों को नियंत्रित कर कंपनी ने, नियंत्रित कर कंपनी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने से रोका, ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने से रोका। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट ने संधि के विपरीत, संधि के प्रावधानों के विपरीत लिखिएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने, ब्रिटिश रेजिडेंट ने संधि के प्रावधानों के विपरीत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तथा आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर निर्भर राज्यों के विलय का आधार तय किया, आवश्यकता पड़ने पर निर्भर राज्यों के विलय का आधार तय किया। ठीक, आप लोग नोट करके लिखिएगा एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के लिए संधि के, अंग्रेजों के लिए संधि के लाभदायक पहलू, लाभदायक पहलू निर्भर राज्यों के लिए नुकसानदेह साबित हुए, निर्भर राज्यों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। समझ रहे होंगे इस चीज़ को आप लोग कि अंग्रेज़ों के लिए जो ये संधि कर रहे थे लाभदायक था, वही चीज़ राज्यों के लिए विपरीत था, मतलब उनके लिए नुकसानदेह था। ठीक है, चलिए आप लोग ये क्वेश्चन इसी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन एक जो कि करना है आपको, असाइनमेंट लिखना है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहीं पे, क्योंकि फिर यहाँ से मराठा साम्राज्य स्टार्ट होता है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग करने के लिए, सहायक संधि की नीति, क्वेश्चन है ये, सहायक संधि की नीति क्या थी, सहायक संधि की नीति क्या थी, हमें सहायक संधि के बारे में बताना है। उसी में आगे लिखिए, वेलेजली की सहायक संधि की नीति ने, वेलेजली की सहायक संधि की नीति ने किस प्रकार भारत में, किस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत किया, किस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मराठों पर। मराठों का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज आप लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट फेज था, पहला जो चरण था मराठों का, उसमें शिवाजी द बॉस, शिवाजी बॉस थे, उन्होंने काफ़ी उत्थान किया, संस्थापक वही थे। ठीक है, उसके बाद से आता है पेशवाओं का काल, जो कि योग्य पेशवा होते हैं। ठीक है, दूसरा चरण आता है, दूसरे चरण में पेशवा काफ़ी बढ़िया विस्तार करते हैं साम्राज्य का। ठीक है, यहाँ तक कि मुगल भी इनके अधीन हो जाते हैं, मुगल भी इनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर तीसरा चरण आता है जिसमें पेशवा थोड़े अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत अयोग्य हो जाते हैं, फिर वहाँ से सरदारों की भूमिका दिखती है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, साइड में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला चरण, पहला चरण ये जानना ज़रूरी है कि पहले चरण में शिवाजी, ठीक है, उन्होंने उत्थान किया। फिर दूसरे चरण में पेशवाओं, योग्य पेशवा थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी विस्तार किया। फिर आगे चल के पेशवा कमज़ोर हुए तो सरदारों की भूमिका बढ़ी। ठीक है, जो कि उन्हीं के अधिकारी हुआ करते थे। तो पहले चरण में आप लोग लिखेंगे टाइमिंग क्या है। पहले चरण का टाइमिंग है 1645 से 1713। मराठों का जो फेज है वो पहला फेज लिखेंगे, पहला चरण लिखेंगे 1645 से 1713। ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, कि 3 फेज इसमें हुए हैं, क्योंकि 3 लोगों की भूमिका रही है, इसलिए तो वो अलग से आपको लिख लेना है नोट करके, मतलब वहीं पे नोट्स में। पहला चरण आप लोग लिखेंगे 1645 से 1713, उसमें लिखेंगे शिवाजी, शिवाजी। और सेकंड फिर चरण लिखेंगे, यानी कि द्वितीय चरण लिखेंगे। द्वितीय चरण 1713 से 1772, 1713 से 1772। ये कौन सा काल था? योग्य पेशवाओं का काल, योग्य पेशवाओं का काल। उसमें आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे योग्य पेशवा में कौन कौन थे, तो लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव प्रथम
1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, माधवराव उसके बाद लिखेंगे 1761 से 1772। फिर तीसरा चरण लिखेंगे, तीसरा चरण लिखेंगे 1772 से 1818 तक। तीसरा चरण वहाँ से स्टार्ट होता है, 1772 से स्टार्ट होता है और 1818 तक चलता है तीसरा चरण। इसमें लिखेंगे अयोग्य पेशवा एवं मराठा सरदारों का काल, अयोग्य पेशवा एवं मराठा सरदारों का काल। सरदार में लिखेंगे सिंधिया, जो कि ग्वालियर के थे, सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, होलकर इंदौर का क्षेत्र था इनके पास, भोंसले नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, ठीक है, गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हेडिंग डालेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, हेडिंग डालिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आप लोगों ने हेडिंग डाल ली। अब थोड़ा सा आप लोग घटनाक्रम समझने का प्रयास कीजिएगा। माधवराव पेशवा होते हैं, ठीक है, उनकी हो जाती है मृत्यु। अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई होते हैं रघुनाथ राव। ये सोचते हैं कि हम पेशवा बने, उसके लिए ये क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाते हैं। माधवराव प्रथम जब मरते हैं तो उनके बाद उनके जो पुत्र होते हैं नारायण राव को बनाया जाता है पेशवा, और नारायण राव के बाद माधव राव सेकंड को, यानी कि जो द्वितीय माधव राव होते हैं, उनको पेशवा बनाया जाता है। अब भाई रघुनाथ राव तो बन ही नहीं पाते हैं, तो जब बन नहीं पाते हैं तो ये चले जाते हैं रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास मदद के लिए कि भाई हमें भी हमारा स्थान दिलवाया जाए। और ये पहुंचते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास। एक था इन लोग का मोटा जो ये अंग्रेज़ थे, उनका 3 प्रेसिडेंसी जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक बॉम्बे हो गया, एक मद्रास हो गया, एक बंगाल का हो गया, कलकत्ता, ठीक है। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वो तो काफ़ी उत्थान पे थी, उसके संसाधनों का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा था। इस बार तो मौका इनको भी मिल रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, तो ये भी सोचे भाई हम भी दिखाते हैं अपना जलवा, हमारे पास भी आए हैं रघुनाथ राव। तो उस टाइम पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं वो होते हैं मेन वहाँ के लीडर, गवर्नर जनरल वही होते हैं। अब वो होते हैं तो वो काफ़ी समझदार थे वैसे, उन्होंने क्या करी, उनसे संधि कर लिया, बोला कि चलो ठीक है हम तुम्हारी भावना को ठीक है, उसकी भावना को समझते हुए वो वारेन हेस्टिंग एक तो होता है समझदार, तो वो युद्ध के पक्ष में नहीं था कि युद्ध हो। तो एक तो माधव ये जो रघुनाथ राव होते हैं उनसे क्या हो जाती है, संधि हो जाती है पेशवा पद को लेके। दूसरी चीज़ ये मराठों से भी संधि करता है कि यथा स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, ज़्यादा आप लोग आगे मत बढ़ो, ऐसा वैसा कांड मत करो, ठीक है। अब एक बात आप लोग और समझिएगा कि जो ब्रिटेन में थे, जो कंपनी होती थी उसके मेन जो मालिक होते थे वो प्रोपराइटर होते हैं। अब जो प्रोपराइटर होते थे उसके नीचे होते थे डायरेक्टर, और डायरेक्टर ही नियुक्ति करते थे, ये जो गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, उनका बात समझिएगा। जो कंपनी होती थी उसके जो मालिक होते थे वो प्रोपराइटर होते थे, उसके नीचे होते थे डायरेक्टर जो कि कंपनी को संभालते थे। संभालने का क्या मतलब कि वही नियुक्ति करते थे, क्या होगा कैसे होगा, हर लोगों की नियुक्ति वो करते थे, फिर जिसकी नियुक्ति करते थे, जिसका जो काम होता था वो उस हिसाब से वो अपना काम करता था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, युद्ध के मूड में नहीं था, उसके पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने नॉर्मल संधि कर ली, भाई रघुनाथ राव तुम भी समझ जाओ, और मराठों को भी समझाया कि यथास्थिति बनाए रखें, ज़्यादा इधर उधर मत करें, ठीक है। तो वहाँ से आदेश आया डायरेक्टरों का, क्या आदेश आया, भैया तुम लड़ाई करो। ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम बात कर लिए, सहमति जता लिए, लड़ाई नहीं करना है, तुम गए हो इसलिए विस्तार कर रहे हो, तुम लड़ाई करो। डायरेक्टरों का आदेश आया, सख्त आदेश। अब वारेन हेस्टिंग्स क्या करता, भाई आदेश का पालन तो करना ही था क्योंकि उसे नियुक्त डायरेक्टर ही किए हैं गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। घटनाक्रम में लिखेंगे, घटनाक्रम हेडिंग डाल के लिखेंगे माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद को लेकर टकराव प्रारंभ हुआ। उसी में लिखेंगे रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन माधवराव के पश्चात नारायण राव एवं उसके बाद माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। दूसरा पॉइंट उसी में लिखेंगे, ये पहला पॉइंट था जो मैंने बोला, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अंततः, मतलब लास्ट में क्या हुआ, अंततः 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को
रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को बॉम्बे परिषद के साथ पेशवा पद के लिए एक संधि की। बॉम्बे परिषद के साथ पेशवा पद के लिए एक संधि की। हालांकि समकालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसने 1776 में मराठों के साथ पुरंदर की संधि की। ब्रैकेट में लिखेंगे संधि क्योंकि थी, ब्रैकेट में लिखेंगे यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ये ब्रैकेट में लिखेंगे यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके आगे लिखेंगे उसी में कंपनी के डायरेक्टरों के निर्देश पर युद्ध प्रारंभ हुआ और 1782 में सालबई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। 1782 में सालबई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। बात समझ में आ रही है ना आपको? जो मराठे थे यहाँ पे दमखम अपना ये दिखाए, ठीक है। तो युद्ध क्या हुआ? बराबरी पर समाप्त हुआ। अब आगे इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन अभी पहला जो युद्ध था उसमें युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, ठीक है। तो अगला लेक्चर आपको कल प्रोवाइड कराया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग निरंतर काम करते चलेंगे। गैपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, गैपिंग ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार रिपीट करने का यही मतलब है कि आप लोग उसको अपने आदत में लाओ, ठीक है। जो काम करना है ईमानदारी से करो ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप जो भी करो अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता के बल पे उसको डिलीवर कर पाओ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको काम करना है, काम लगातार करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, तो वो कंपलसरी है करना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठकर पढ़ने की आदत आप बनाइए, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर जो बैठ के पढ़ने की आदत बनाएंगे, लिखने की आदत होनी चाहिए, तो पढ़ने के साथ साथ आप उसको लिखेंगे भी। और लिखते लिखते अगर जो आदत बन गई, आप अच्छे से राइटिंग कर ले जा रहे हो, लिख पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो आंसर, तो मोस्ट वेलकम, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप लोग करने का प्रयास करेंगे। जब आप लोग, जैसे मैंने कहा था कि हम आपको क्वेश्चन करने के लिए कीवर्ड्स देंगे, तो अभी नोट्स जो मैंने कराया है उसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ डिफाइन है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लेवल का है, आप लोग ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कीजिए। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, कीवर्ड्स मिलेगा, उसके लिए आप चिंतित ना होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।